गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के पाठ 10 गद्य खंड के पाठ 10 भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न इन्होंने लिखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी में एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। 1850 काशी में उनका जन्म हुआ। जिनके पिता गोपाल चंद्र थे वो भी एक अच्छे कवि थे। उनकी भी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई थी और उस जो संपत्ति के उत्तराधिकारी रहे वो एकमात्र भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे थे, यानी कि एक अकेली संतान थे वो उनके। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। जो पिता की संपत्ति थी, उन्होंने इस जो सारी संपत्ति थी वो परोपकार के कार्यों में लगा दी, और जो हाई स्कूल जो बनाया था बनारस, जो कि वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वो हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी और मात्र एक 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने रचना लिखना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। वह हिंदी साहित्य में गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं और भाषा और साहित्य दोनों में ही उनका स्थायी प्रभाव रहा है। और वो भाषा में सुधार भी करते थे। उस भाषा में सुधार करके नए नए परिवर्तन भी करते थे। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालायित आ गया है, यानी कि उनकी जो भाषा थी उन भाषा में उन्होंने अधिकतर संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है, मुहावरों लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा और सुंदर बन गई। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग के भी प्रयोग किए और साहित्य को और रोचक बनाने के लिए उन्होंने अपने निबंध अर्थात रचनाएं, काव्य जितने जो भी लिखे हैं उन्होंने हास्य और व्यंग शैली में भी लिखे हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो रहा इस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया, और जो जनता थी उन्होंने भारतेंदु की उपाधि से उन्हें सुशोभित किया है। इन्होंने कवि वचन सुधा, आइए इनकी रचना के बारे में देखते हैं। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भी किया। ये दोनों इनकी पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही है, अर्थात मतलब दूसरी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। इनके द्वारा लिखे जिन्हें नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उनमें वेदी की हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज हम इनके पाठ के बारे में थोड़ा सा पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें इन्होंने तात्कालिक समाज
का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। यही इस पाठ का वर्ण्य विषय मतलब उन्होंने जो इस पाठ में बताया है, मुख्य बात यह है कि आधुनिक समय में जो व्यक्ति होते हैं वो अपना नाम अमर करने के लिए, नाम प्रसिद्ध करने के लिए किस प्रकार से क्या क्या कार्य करते हैं। वो चाहे स्वार्थ के रूप में कर सकते हैं, वो लालच के रूप में कर सकते हैं, वो समाज के में अच्छे कार्य करके भी कर सकते हैं, और समाज के धर्म में के रूप में अंधे होकर भी कर सकते हैं। अपने स्वार्थवश अपना नाम किसी भी तरीके से वो प्रसिद्ध करने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इन बातों पर उन्होंने व्यंग्य किया है। समाज, धर्मांध, स्वार्थपरकता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न के अंदर उन्होंने शिक्षा के ऊपर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए वो बताते हैं कि आज के ज़माने में लालच के वश, स्वार्थ के वश व्यक्ति, जो शिक्षा एक पवित्र क्षेत्र है, उसमें भी क्या क्या सोचकर अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस बात पर उन्होंने व्यंग्य किया है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, अद्भुत मतलब विचित्र और अपूर्व मतलब अनुपम, ऐसा स्वप्न जो कि एक विचित्र है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा पर व्यंग्य किया है। जो शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ले लेते हैं और नए नए पाठशाला खोल देते हैं व्यवसाय के रूप में, इसके बारे में उन्होंने व्यंग्य किया है। तो थोड़ा सा हम पाठ पढ़ लेते हैं आज का। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है, ऐसा कहीं भी है। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत होए, ना जाने या श्वास को आवन होए या ना होए। अर्थात लेखक कहते हैं कि श्वास श्वास, प्रत्येक सांस सांस में हरि का नाम स्मरण करना चाहिए। हमें कोई भी श्वास अर्थात कोई भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या पता ये समय, ये श्वास फिर आए या ना आए। तो एक दिन क्या होता है कि रात्रि के समय जब लेखक पर्यंक अर्थात पलंग पर सोते हुए अचानक आंख लग जाती है और सोते सोते सोचते हैं कि इस चलायमान शरीर अर्थात चलते फिरते शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, इसको हम स्थिर रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, अर्थात अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो क्यों ना मैं एक ऐसा कार्य करूं जिससे कि संसार में मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम अमर रहे, क्योंकि ये चपल जीवन अर्थात चलता फिरता जीवन तो क्षण भर का भी नहीं है, आज है या कल नहीं, अर्थात जो इस संसार में आया उसको कहीं ना कहीं तो जाना ही है। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है वो पार्ट 1 सूरदास पद्य खंड के निबंधात्मक प्रश्न बाकी थे, उनको आपको गृह कार्य में करना है। कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करना है, ये आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। गोपी कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और प्रश्न नंबर 13 इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है, जिनको हमने व्याख्या पढ़ाते वक्त विस्तार से समझा था। इन तीनों प्रश्नों को आपको गृह कार्य में करना है।